अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम बात करेंगे अबाउट टेक्सोनोमिक डिसीजन इन सम डिफ़िकल्ट केसेस। और डिफ़िकल्ट केसेस क्या हैं इसके बारे में पहले भी हमने बात कही है। डिफ़िकल्ट केसेस टेक्सोनोमिकली 3 तरह के होते हैं। एक वो जब आपको ऐसे सैम्पल्स मिलें जिनमें जो एक ही स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं लेकिन उनमें बहुत से डिफरेंसेस हैं। इन्हें हम फ़ीना का नाम देते हैं। एक ही स्पीशीज़ से बिलोंग करने वाले मतलब फ़ीना उसकी इसके हवाले से हमने चैप्टर नंबर 4 में बात की है, जब हमने बात कही है कि हम डिफ़िकल्ट केसेस में जो हम क्या डिसीजन लेते हैं जब हम इंट्रा पॉपुलेशनल वेरिएशन की बात करते हैं। सेकंड केस है सिबलिंग स्पीशीज़ का। सिबलिंग स्पीशीज़ क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होती हैं लेकिन वो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, तो इस केस में भी हमें ये बहुत कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ता है कि किस तरह से हम इनको आइडेंटिफाई करें कि ये जो अपेरेंटली सिमिलर सैम्पल्स हैं ये एक ही स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं या डिफरेंट स्पीशीज़ से। थर्ड हमारे पास कैटेगरी आ जाती है जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी या फिनोटिपिक ओवरलैप आ जाता है दो डिफरेंट स्पीशीज़ में। एक ही जीनस से बिलोंग करने वाली दो स्पीशीज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है या फिर उनमें बहुत ज़्यादा फिनोटिपिक ओवरलैप पाया जाता है, यानी कुछ कैरेक्टर्स ओवरलैपिंग हैं। तो इस केस में क्या डिसीजन होना चाहिए? तो लास्ट 2 जो केसेस हैं उनको आज हम जो है वो डील करेंगे, जिसमें पहले हम बात करते हैं सिबलिंग स्पीशीज़ की। सिबलिंग स्पीशीज़ जो हैं वो आल्दो मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं लेकिन इसके अलावा उनके बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जिसकी बेस पे उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सिबलिंग स्पीशीज़ जो हैं वो अगर हम ये ऐसा सोचें कि मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल हैं तो अभी रिसेंट डाइवर्ज हुई होंगी, तो ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत सी सिबलिंग स्पीशीज़ जो हैं वो बहुत से मिलियन ईयर या 18 मिलियन ईयर तक पुरानी हो सकती हैं। तो अगर आपको एक ही जीनस में कुछ स्पीशीज़ सिबलिंग स्पीशी मिल रही हैं और कुछ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट स्पीशीज़ मिल रही हैं, तो हो सकता है कि जो सिबलिंग स्पीशीज़ हों वो पहले ओरिजिनेट हुई हों और जो डिस्टिंक्ट हैं वो रिसेंटली ओरिजिनेट हुई हों। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये रिसेंट स्पीशीज़ हैं। दूसरा, सिबलिंग स्पीशीज़ जो हैं वो बहुत वाइड स्प्रेड है एनिमल किंगडम में, जैसे कि बहुत से प्रोटोजोन्स में बहुत से पैरासाइट्स, ड्रोसोफिला, पैरामीशियम, मॉस्किटोज़, क्रिकेट्स, इन सब की सिबलिंग स्पीशीज़ जो है वो रिकॉग्नाइज़ की गई हैं। इस सिबलिंग स्पीशीज़ को कैसे डिस्कवर किया जाए या कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? इसके में बहुत से मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं जिसमें सबसे पहले जो है वो उनका क्रोमोसोम नंबर आ जाता है या फिर कैरियोटाइप आ जाती है। इन सिबलिंग स्पीशीज़ में अगर आप इनकी कैरियोटाइप देखें या उनमें क्रोमोसोम नंबर फाइंड आउट करें तो ये डिफरेंट होगा। सेकंड जो है वो इनका बिहेवियर आ जाता है। बिहेवियर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बाज़ात जो है वो उनके इकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। जैसे अब क्रिकेट है तो वहाँ उसमें हम साउंड की बेस पर या साउंड की फ्रीक्वेंसी की बेस पर जो है वो सिबलिंग स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है। इसी तरह जो पैरासिटिक स्पीशीज़ हैं उनमें इनकी ये डिफरेंट पैथोजेनिसिटी शो करती हैं, इनके लाइफ साइकिल डिफरेंट होते हैं या ये इनके होस्ट प्रेफरेंसेस डिफरेंट होते हैं, इनके सिम्टम्स जो ये काज करती हैं होस्ट में ये डिफरेंट होती हैं। इस बेस पे इनको रिकॉग्नाइज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इनमें कुछ प्रोटीन डिफरेंट होते हैं, जैसे एंजाइम स्पेसिफिसिटी डिफरेंट होती है। इनके एंजाइम जो है वो इलेक्ट्रोफोरेटिकली डिफरेंट जो है वो शो करते हैं बिहेवियर, एंड इनमें एंजाइम वेरिएशन डिफरेंट होती है। और लास्टली जो है वो इनकी स्टेरिलिटी है। अगर हम डिफरेंट स्पीशीज़ को आपस में क्रॉस करवाएं या सिबलिंग स्पीशीज़ के मेंबर्स को आपस में क्रॉस करवाएं तो जाहिर सी बात है ये इसी क्रॉसिंग पॉसिबल नहीं होगी, और अगर ऐसा हो भी गया तो बनने वाले इंडिविजुअल जो हैं वो स्टीराइल होंगे। इस तरह से हम जो है वो सिबलिंग स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बहुत पर्टिकुलर केस जो है सिबलिंग स्पीशीज़ का वो है पोलीप्लॉइड्स, जिनमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो ज़्यादा होता है। अब ये जो पोलीप्लॉइड्स हैं वो सम टाइम देखने में बहुत ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं लेकिन उनमें क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट होता है। अब इस केस में अगर तो उनमें उनमें मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिटी है और उनमें इनकी इकोलॉजिकल डिफरेंसेस भी नहीं है, तो उनको डिफरेंट स्पीशी रिकॉग्नाइज उनको डिफरेंट नेमिंग नहीं दी जाती है। लेकिन अगर उनकी इकोलॉजिकल प्रेफरेंसेस अलग हैं, उनके एट्रीब्यूट्स अलग हैं, तो इस केस में उनको डिफरेंट स्पीशी रिकॉग्नाइज किया जाता है।
अब अगर हम वेरिएशनल ओवरलैप की बात करें, थर्ड कैटेगरी जिसमें हमने बात कही थी कि दो डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके फीचर्स ओवरलैप कर रहे होते हैं, इनके करेक्टर्स ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो इस केस में क्या होना चाहिए? तो इस केस में हम बहुत से मेथड्स हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं, एक से ज़्यादा करेक्टर्स यूज़ किए जा सकते हैं, जिसमें से एक तरीका ये फिगर 5.4 में दिया गया है, जैसे पिक्टोग्राम है ये, या पिक्टोरलाइज्ड स्कैटर डायग्राम है जिसे पिक्टोग्राम भी कहा जाता है। अब इसमें एक्स और वाई पर एक एक करेक्टर है, जबकि इसमें अंदर भी बहुत से करेक्टर्स जो है वो इम्पार्ट किए गए हैं, जैसे कि कुछ शेडेड हैं और कुछ जो है वो शेडेड नहीं है। तो ये जो फील्ड सर्कल हैं ये उन इंडिविजुअल को शो कर रहे हैं जिनमें हैवी ब्लॉच है, और जो एम्प्टी हैं वो उनको शो कर रहे हैं जिसमें ब्लॉच नहीं है। इसके अलावा ये जो आप ये इनके ऊपर देख सकते हैं स्टेम्स, ये भी शो की जा रही है इनके मार्जिन्स पर, ये भी इनकी पोजीशन को बता रहे हैं, इनकी लेंथ को बताया, इन रेस की पोजीशन, इनकी लेंथ, जैसे कि ये आप देख सकते हैं ये रेस जो हैं ये भी वेरिएट कर रही हैं, इनकी लेंथ वेरिएबल है, इनकी पोजीशन वेरिएबल है, इनका नंबर वेरिएबल है। तो इस तरह से आप एक ही डायग्राम में बहुत से जो हैं वो फीचर्स को बता सकते हैं। इसे तो पिक्टोग्राम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे आप दो से ज़्यादा करेक्टर्स को एक ही वक्त में कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा करेक्टर इंडेक्स भी एक फिनोमिना, एक आप ये कह सकते हैं प्रोसीजर है जिससे आप डिफरेंट स्पीशीज़ को करेक्टर्स की बेस पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। करेक्टर इंडेक्स में क्या किया जाता है कि इसमें करेक्टर्स को नंबर दे दिए जाते हैं, यानी क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट है। क्वांटिटेटिवली देखा जाता है कि हर करेक्टर को नंबर दिया जाता है और ये देखा जाता है कि एक स्पेसिमन दूसरे स्पेसिमन से कितने नंबर से डिफरेंट है। ठीक है, जब वो ज़्यादा नंबर से डिफरेंट होगा तो उसको डिफरेंट स्पीशी कैटेगराइज किया जाएगा। एंड लास्टली जो मेथड यूज़ किया जाता है वो है डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर। डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर जो है वो क्या है? डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर बेसिकली ये इस पर बेस कर रहा है कि दो टैक्सा के दरमियान जो डिस्क्रिमिनेशन है वो दिस इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय द करेक्टर विद will be greater the distance between the means and smaller the combined standard deviation of that character। तो आप दोनों करेक्टर जो हैं उनको एनालाइज कैसे कर सकते हैं कि उनके मीन में कितना डिफरेंस है और उनके स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना डिफरेंस है। मीन में ज़्यादा डिफरेंस होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन में कम डिफरेंस होगा, तो ये इस करेक्टर की टेक्सोनोमी की इंपॉर्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी और आप इसकी बेस पर करेक्टर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये क्लास आप इस सारे को पढ़ेंगे। इसके बाद ये जो कंपैरिजन ऑफ एलोपैट्रिक और एलोक्रॉनिक सैंपल्स हैं इनको भी हम पढ़ चुके हैं, आपने इनको भी डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ लेना है। उसके बाद डिफरेंट सब स्पीशीज़ और नॉट, यहाँ से लेकर एंड तक ये सारा ही चैप्टर जो है वो आपने नहीं करना है, लेकिन इससे पहले जो है वो सारा अच्छी तरह से आप लोगों ने पढ़ लेना है।